हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सिंह, आपका एडी जैम और CSIR नेट का टीचर। तो आपको पता ही है हमारा क्षितिज बैच जो था वो हमने शुरू कर दिया है। और ये किसके लिए है जी? IIT जैम 2023 के लिए था। ठीक है जी। इसमें मॉडर्न फिजिक्स को क्या किया जी, हमने खत्म कर दिया था। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने क्या किया था जी? डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट था उसको किया था जी। उसमें ट्रांजिस्टर्स और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स जो थे वो क्या थे जी? बहुत ज्यादा क्या थे? इंपॉर्टेंट थे। और बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो उसमें हमारे जो लॉजिक गेट्स थे, ठीक है जी, जो बूलियन अलजेब्रा था वो क्या था जी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बात करनी हमने शुरू की थी हमारे पिछले लेक्चर में सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, जिसमें हमने क्या पढ़ा था जी? क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? सिंपल क्यूबिक, जिसको हम क्या बोलते हैं जी? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं जी। और हमने क्या पढ़ा जी? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और क्या पढ़ा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो उसी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे जी? हम एक स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टल के बीच की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देखेंगे बाय यूजिंग एक्सरेज। तो आप सबको पता है ये क्या है जी? एक्सरेज। एक्स मतलब अननोन रेज। विलियम रोटेंजेंट ने हमें ये दी, ठीक है जी, 1885 में। ठीक है जी। और एक्चुअली में हुआ क्या कि ये जो एक्सरे हैं ये आज की मेडिकल इमेजिंग की सबसे बड़ा जो है क्या रखता है जी? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी मेडिकल इमेजिंग में। आप सबको पता है, ठीक है जी, आप कहीं गिर जाते हो, आपकी हड्डी जरा सी क्रैक हो जाती है, ठीक है जी, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपको सबसे पहले क्या बोलता है कि जी एक्सरे करवाओ। ठीक है जी। तो आज उस एक्सरे के बारे में क्या करेंगे जी? बहुत अच्छी तरह विस्तार से क्या करेंगे जी? चर्चा करेंगे एक्सरे के बारे में। और आज के कंटेंट क्या रहने वाले हैं जी? पहले हम एक्सरे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को। फिर पढ़ेंगे जी ब्रैग्स लॉ, या फिर जिसको हम बोलते हैं जी एक्सरे डाइफ्रैक्शन। तो हमें पता चलेगा कि ये एक्सरे डाइफ्रैक्ट भी करती है, डाइफ्रैक्शन प्रोसेस भी शो करती है। और पढ़ेंगे एक और बहुत सारे क्या पढ़ेंगे जी? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है जी। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरे की बात करते हैं। तो चलते हैं जी एक्सरे की तरफ। तो सोचो कि ये जो एक्सरे है ये एक्सरे क्या होता है, और अगर एक्सरे नहीं होता तो क्या मेडिकल इमेजिंग किस तरह से रहती? क्या हमें जो हमारा ट्रीटमेंट, अगर हमारी बोन टूट गई है तो जो हमारा ट्रीटमेंट है क्या इतनी जल्दी हो सकता था? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है जी। कई बार जो फ्रैक्चर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर रहते हैं। ठीक है जी। बहुत तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो एक्सरेज जो हैं उन सारे फ्रैक्चर्स को क्या करता है जी? बहुत अच्छी तरह बता देता है डिटेल्ड से कि हाँ इसकी ये वाली बोन टूटी है। ठीक है जी। इसलिए हमें क्या लगता है जी? प्लास्टर लगता है। तो एक्सरे ने एक ही नहीं बहुत ही जगह क्या किया है जी? क्रिस्टल्स के बीच और बहुत सारी इसकी क्या है? ट्रिमेंडस एप्लीकेशंस हैं जिसमें एक्सरे ने क्या किया जी? हमारी मदद की है। ठीक है जी। चलते हैं जी, शुरू करते हैं जी पहले कि ये एक्सरे एक्चुअली में क्या है। तो जो एक्सरे है जी वो एक्चुअली में क्या है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। क्या है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है एक्सरे। ठीक है जी। और बात करें स्पेक्ट्रम में एक्सरे कहाँ आता है? स्पेक्ट्रम में, तो स्पेक्ट्रम में एक्सरे आता है जी हमारा यूवी और गामा के बीच। किसके बीच जी? रे यूवी और गामा के बीच आता क्या है जी? हमारा एक्सरे। एक्सरे क्या है जी? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है जी? वेव है। एक्सरे क्या है जी? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। और बात करें तो स्पेक्ट्रम में ये कहाँ आता है जी? यूवी और एक्सरे के बीच। अगले पॉइंट की बात करें तो ये, अब एक्सरे एक्चुअली में रेज हैं तो ये एक्चुअली में है क्या? इसका ट्रू नेचर क्या है? तो एक्सरेज आर हाई एनर्जी फोटॉन्स। क्या है जी? एक्सरेज आर हाई एनर्जी फोटॉन्स। क्या है जी? हाई एनर्जी फोटॉन्स ही हैं। एक्सरे क्या है जी? हाई एनर्जी फोटॉन्स। बात करें अगले प्रोसेस की तो ये जो एक्सरे प्रोसेस रहता है इसकी प्रोसेस कैसा रहता है जी? एक्सरे क्या है? ऑपोजिट प्रोसेस है किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्या है जी? ऑपोजिट प्रोसेस है किसका? एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। देखो जी कैसे ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो जो आइंस्टीन द्वारा दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जिसमें हमने क्या किया था जी, एक हाई एनर्जी फोटोन को मारा मेटल सरफेस पे, और क्या हुआ जी, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या हो गया था, इजेक्ट हो गया था। ये क्या था जी, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो ये एक्सरे जो प्रोसेस है वो क्या रहता है जी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट रहता है इस प्रोसेस के। बात करते हैं एक्सरे की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एक्सरे की प्रॉपर्टीज कैसी रहती हैं जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। क्योंकि एक्सरे क्या है जी, फोटॉन्स। एक्सरे क्या है जी, फोटॉन्स। तो ये मूव करते हैं जी स्पीड ऑफ लाइट पे, जिसकी वैल्यू क्या होती है जी, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, या 299,729,458 मीटर्स पर सेकेंड क्या है जी, हमारे प्रकाश की गति। ठीक है जी। और बात करें, और अगर बात करें हम हमारे एक्सरे की प्रॉपर्टीज की, तो क्या रहती है जी, एक्सरे जो हैं ये क्या है जी, नेचर वाइज अनचार्ज्ड है। क्या है जी, अनचार्ज्ड। क्या है जी, एक्सरेज अनचार्ज्ड हैं। क्या है जी, अनचार्ज्ड हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, दे आर नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एक्सरेज हैं ये क्या होते हैं जी, दे आर नॉट इफेक्टेड, बिल्कुल इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारे एक्सरे है वो कौन कौन से प्रोसेसेस को शो करता है, ठीक है जी, वो शो करता है जी रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, ठीक है जी, पोलराइजेशन को, और किसको जी, इंटरफेरेंस को, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज हमने पढ़ना है जी, डायफ्रैक्शन को। तो इन सभी ऑप्टिकल प्रोसेसेस को एक्सरे क्या करता है जी, ओबे करता है, फॉलो करता है। ठीक है जी। एक्सरे में आप इन सब की प्रॉपर्टीज को देख सकते हो। ठीक है जी। फटाफट करो नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी शुरू करते हैं आगे। अब तो अब करेंगे जी क्या, आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम है जी ब्रैग्स लॉ, या जिसको हम क्या बोलते हैं जी, एक्सरे डायफ्रैक्शन। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी हमें एक्सरे की हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ठीक है जी। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अगर अंदर से जानना है तो हम क्या करेंगे जी, स्ट्रक्चर क्या होता है जी, सॉलिड होता है। और हमें पता है कि जो हमारे एक्सरेज हैं वो क्या है जी, उनकी बड़ी जो क्या है जी, छोटी वेवलेंथ है आर्मस्ट्रॉन्ग रेंज की, और लो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है जी, हाई एनर्जी से क्या कर सकते हैं जी, इनके पास क्या है, बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर। इसलिए क्रिस्टल्स की स्टडी करने के लिए एक्सरेज जो हैं वो क्या है जी, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी। चलो जी बढ़ते हैं आगे, करते हैं जी हमारी डेरिवेशन जो है, शुरू करते हैं, समझते हैं कंसेप्ट को। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ जी, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर या एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहे हैं जी, हम रेडी कर रहे हैं। तो ये बन गया क्या जी, हमारा स्ट्रक्चर। इसमें ये जो छोटा सा एक यूनिट है, इसको यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी को अगर रिपीट करूंगा तो क्या बन जाएगा जी, हमारा पूरा लेटिस बन जाएगा, है ना। ठीक है जी। तो इसको करते हैं रब और शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि एक फोटोन को मैंने क्या किया जी, यहाँ हमारा कुछ इस तरह से, ये क्या हो गया जी, यहाँ पे डाइफ्रैक्ट हो गया। अब जिस एंगल पे ये आया था, ठीक है जी, जिस एंगल पे ये आया था, क्या एंगल था जी, वो क्या एंगल, और उसी एंगल पे वो क्या कर गया जी, वापस चला गया। तो कुछ इस तरह से अभी तक
क्या हुआ जी, हमने फोटोन को मारा क्रिस्टल के ऊपर और वो क्या कर गया जी, डिफ्रैक्ट कर गया ऊपर वाले लैटिस के ऊपर वाले पॉइंट से। फिर क्या हुआ कि कुछ लो वेवलेंथ के हाई पेनिट्रेशन पावर वाले हमने क्या किया जी, एक और फोटोन को क्या किया जी, यहाँ पे मारा। तो ये क्या हुआ जी, अब डाइफ्रैक्ट हो गया कुछ इस तरह से। ठीक है जी, क्योंकि इसके पास क्या थी, हाई पेनिट्रेशन पावर, इसलिए क्या कर गया जी, अंदर वाले जो हमारे एटम है उस तक पहुंचने में क्या हो गया जी, कामयाब हो गया। ठीक है जी, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो लेटिस पॉइंट है एक्चुअली में क्या है, समझ लो ये क्या है जी, हमारे एटम्स। क्या है जी, एटम्स, कुछ इस तरह से। ये क्या है जी, इनके बीच के पॉइंट्स जिसको मैं न्यूक्लियस बोल रहा हूँ। ठीक है जी, न्यूक्लियस भी, इसको न्यूक्लियस भी जूम किया जा सकता है। तो ये क्या है जी, हमारे एटम का रेडियस, सेंटर से होता है ना। तो क्या अगर मैं यहां से लेके यहां तक जो है, अगर इस डी डिस्टेंस को निकाल लूं, तो क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूं? अगर मैं दो, ये जो हमारे एटम्स हैं इसके बीच के डिस्टेंस को निकाल लूं, अगर जिसको मैंने डी दिया है, तो क्या अगर मेरे को डी पता चल जाएगा तो क्या रेडियस पता लग जाएगा? तो बिल्कुल लग जाएगा। मैं क्या करूंगा, आर इक्वल टू डी बाई टू कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये जो डी है हमने इसी को क्या करना है जी, निकालना है। दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस को क्या करना है जी, निकालना है, सो दैट हमारा रेडियस ऑफ एटम हमें पता चल सके। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, डी है। तो ये आ गया जी, डी आ गया हमारा दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस। चलो जी, बात करते हैं आगे। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं जी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, एक ऐसे और एक इधर को। क्या किया जी, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कुछ पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। समझ लो ई एफ टी एच, कुछ इस तरह से क्या कर दिया जी, मैंने इनको पॉइंट्स दे दी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी हमारी कहानी शुरू। तो हमें पता है कि ये एंगल क्या है जी, यहाँ पे ये एंगल क्या है जी, हमारा 90 डिग्री। क्या एंगल है जी, 90 डिग्री। तो ये क्या है जी, थीटा। अगर ये थीटा है और ये क्या है जी, 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा जी, 90 माइनस थीटा। ठीक बात है। और हमें पता है, अच्छा, एक और चीज कि ये जो परपेंडिकुलर गिराया मैंने ई एफ, एक ई एफ क्या है जी हमारा परपेंडिकुलर, एक हमारा ई एच क्या है परपेंडिकुलर। तो यहां से लेके ई तक और यहां से लेके एफ तक जो डिस्टेंस था वो क्या था जी, बराबर था। दोनों ने सेम जो पाथ था ट्रेवल किया। ठीक है जी, और अगर मैं बात करूं ई से एच के बाद भी इसने क्या किया जी, इसका नाम ले लेता हूं रे वन, इसका नाम ले लेता हूं जी रे टू। तो रे वन और रे टू ने यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम ई टू ई एच से, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या था जी, बराबर था। और क्या हुआ जी, आर वन और आर टू ने जो डिस्टेंस ई एफ तक ट्रेवल किया वो भी क्या था, बराबर। बट हुआ क्या एक्चुअली में, इसका मतलब है कि रे टू ने क्या किया जी, थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो ज्यादा ट्रेवल किया। वो ये वाला डिस्टेंस जो था हमारा ई जी एच वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या किया जी, रे टू ने ज्यादा ट्रेवल किया, जिसमें जिससे क्या आ गया जी, पाथ में डिफरेंस आ गया। क्या आ गया जी, पाथ में डिफरेंस आ गया। और हमें पता है कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कितना है जी, डी है। क्या है जी, डी। तो ये जो पाथ में डिफरेंस है, अगर ये पता लगा लेंगे तो हमारी आधी कहानी क्या हो जाएगी जी, सॉल्व हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि रे वन और रे टू के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो क्या आया है जी, उसके बारे में कर रहे हैं हम चर्चा। तो ये हमें पता लग गया कि रे वन ई तक क्या था, बराबर, और रे टू भी ई एच एफ तक क्या था, बराबर। दोनों क्या आए थे, बराबर ही आए थे। ठीक है जी, पैरेलल, बराबर, बिल्कुल। और हमें पता चला ई और एच के बाद वो दोनों कहां चले गए जी, बराबर। पर रे टू ने क्या किया एक्चुअली में, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया। तो इन दोनों की रेस में क्या आ गया जी, पाथ डिफरेंस आ गया। क्या आ गया जी, पाथ डिफरेंस आ गया। तो चलो जी शुरू करते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस था वो क्या था, 90। तो थीटा कैसे आ गया, 90 माइनस थीटा। फिर हमें एक और बात पता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये क्या है जी, 90। ठीक है जी,
हमें पता है ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बच जाएगा एंगल, ये हो जाएगा जी थीटा। तो ये क्या हो गया, एंगल थीटा बन गया। अब यहाँ पे देखो आप, एक ट्राइंगल ऐसा बन गया है, ट्राइंगल कुछ इस तरह से जो है हमारा जो ट्राइंगल है वो बन चुका है। देखिए कुछ इस तरह का ट्राइंगल है जी, थोड़ा बढ़िया करके बोल्ड करके बना देते हैं सो दैट आपको क्या हो, दिक्कत ना हो। तो कुछ इस तरह का क्या हुआ है जी, हमारा ट्राइंगल बन गया, बड़ा करके बना देते हैं। तो कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन गया। ये क्या पॉइंट है हमारा, ई है जी, ये क्या है जी, एफ है, और ये क्या है जी, जी है। हमें पता है कि यहाँ पे साइड भी दी है, ये कितनी है जी, डी, और ये एंगल हमें दिया है कितना, थीटा। तो हमें पता है कि अगर हम वैल्यू निकालेंगे, अगर हम आमने सामने एफ जी की अगर वैल्यू निकालें तो वो क्या होएगी, अगर हमें एंगल दिया हुआ है थीटा तो वो क्या आएगी जी, वो देखते हैं। तो ई एफ की अगर वैल्यू निकालें, हम ई एफ की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाएगी जी, ई एफ की वैल्यू आ जाएगी, यहां से देखिए जी, डी साइन थीटा। कैसे, ये जो सामने ई एफ की जो वैल्यू है परपेंडिकुलर वाली, वो क्या है जी, ई एफ आ जाएगा क्या, डी साइन थीटा के बराबर। हमें पता है, हमारी ज्योमेट्री वाले फॉर्मूला से हमें ये बात पता है। तो हमारी ई और जी, एफ और जी की वैल्यू, अरे सॉरी यहाँ पे एक क्या हो गया जी, गलती हो गई है। यहाँ पे क्या आएगा जी, एफ और जी आएगा, एफ और जी की वैल्यू आ गई है जी हमारी डी साइन थीटा, ये वाली वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये वाली। ठीक है जी, सो सॉरी। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू आ रही है, देखो ये थीटा है, ये साइड है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी जी, डी साइन थीटा, ऑब्वियसली है ना। ज्योमेट्री वाले फॉर्मूला से हमें ये बात पता है, ट्राइंगल वाले फॉर्मूला से। चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरू। अब हमें पता है ये जो एफ जी है, एफ जी क्या वो जी एच के बराबर है, बिल्कुल जी एच के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो पाथ डिफरेंस इसने ट्रेवल किया ज्यादा, वो क्या हो जाएगा जी, 2 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पे 2d साइन थीटा। नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, क्या आ जाएगा जी, डिस्टेंस क्या आ जाएगा जी, 2d साइन थीटा। 2 टाइम्स क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है जी मेन कहानी, जिसमें हमने क्या करना है जी, 2d साइन थीटा को अब 2d साइन थीटा को अब क्या करना है जी, अच्छी तरह क्या करना है जी, समझ लेना है। एक्चुअली में 2d साइन थीटा है क्या जी, हमारे एफ जी प्लस जी एच की वैल्यू ही है, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे हमारा पाथ डिफरेंस। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये दोनों वेव रे वन और रे टू क्या करें, आगे जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, तो कंडीशन क्या रहती है जी हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या रहती है जी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है कि इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे जी, एन लैम्डा के क्या कर देंगे जी, बराबर कर देंगे। तो ये रहती है जी हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ डायफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट, जिसकी वैल्यू शुरू होती है जी 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी, करो इसको नोट। तो लिख लिया जी। तो आ गया है जी हमारे आईआईटी जैम के जो एग्जाम है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ गया जी, रिजल्ट्स आ गया। नाम है जी क्या, ब्रैग्स लॉ 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है जी, एन क्या था, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन क्या है जी, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन। ठीक है जी, तो ये जो रिजल्ट है 2d साइन थीटा, इसको क्या करना जी, बहुत अच्छी तरह क्या कर लेना है, अपने दिमाग में डाल लेना है इसको, क्योंकि ये क्या है जी, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ऐसे टॉपिक्स को मैं क्या बोलता होता हूँ जी, माई का लाल टॉपिक्स बोलता हूँ। ठीक है जी, जैसे एक माँ को अपना बेटा बहुत प्यारा होता है, वैसे आईआईटी जैम वालों को कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं जी, प्रिय होते हैं। और इसमें से जो क्वेश्चन है उसमें आने की जो पॉसिबिलिटी है इस टॉपिक से, ये देख लीजिए जी यहाँ पे 100% 100% जो है यहाँ पे इस टॉपिक से क्या होगा जी, हमारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बहुत 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 ज्यादा क्या है जी, जरूरी है। डी क्या था, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस था, साइन थीटा था। ठीक है जी, एन लैम्डा किसकी कंडीशन थी, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जी, लैम्डा क्या है जी, वेवलेंथ, और हमारा एन क्या है जी, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन।
तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। ठीक है, आगे एक और बात करते हैं जी, कुछ ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर डायफ्रैक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन हो रही है, तो फिर हमारा जो लैम्डा का फॉर्मूला है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से hc/e आ जाएगा ईवी में। तो कुछ इस तरह से क्या होने वाला है जी, हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या है जी, फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12.26 डिवाइडेड बाय ई इन ई और इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन। अगर यही बात न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन के केस में करें, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन के केस में, तो यहाँ क्या करना है जी, लैम्डा न्यूट्रॉन का डाल देना है, एच डाल देना, क्या डाल देना जी, √2mn। ई क्या आ जाएगा जी, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, mn क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये किसके लिए केस है जी, न्यूट्रॉन के लिए केस है। तो ये किसके किसके केसेस हैं जी, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन का केस है। ये किसका है जी, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन का केस है। 12.26 डिवाइडेड बाय √e क्या है जी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और हमें पता है कि जो हमारा जो लैम्डा है कैसा रहता है जी, आर्मस्ट्रॉन्ग में रहता है, क्योंकि बात किसकी हो रही है जी, एक्स रेज की। ठीक है जी, तभी डायफ्रैक्शन करवा रहे हैं, एक्सरे डायफ्रैक्शन करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये थे जी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अभी करते हैं स्पेक्ट्रम किसका, या फिर हम जिसको हम बोल सकते हैं ग्राफ करेंगे किसका, एक्सरे डायफ्रैक्शन का। फटाफट इसको करिए जी नोट। कर लिया जी नोट, चलो जी बढ़ते हैं आगे। और अब क्या करेंगे जी, एक्सरे डायफ्रैक्शन के पैटर्न को समझेंगे। क्या करेंगे जी, एक्सरे डायफ्रैक्शन के पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न को, कैसा पैटर्न रहता है, किसके बीच रहता है। तो पहले मैं आपको बता दूं जी कि ये जो ग्राफ हमारा बनने जा रहा है, ये बनेगा जी इंटेंसिटी आई और 2 थीटा भी, 2 थीटा का, इसका जी 2 थीटा का, ब्रैग्स वाला जो थीटा है, 2 थीटा के बीच क्या बनेगा जी, ये हमारा ग्राफ बनेगा और इंटेंसिटी के बीच। और इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से रहती है जी, ये पीक आ गई पहली, ये पीक आ गई जी इससे थोड़ी सी बड़ी दूसरी, ये पीक आ गई जी इससे थोड़ी सी बड़ी, क्या आ गई जी तीसरी। तो कुछ इस तरह से क्या रहता है जी, हमारा ग्राफ रहता है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है जी 2 थीटा 1, ये क्या है जी 2 थीटा 2, ये क्या है जी 2 थीटा 3। ठीक है जी, अब बात करें यहाँ पे कि ये जो पीक है ये किस पे डिपेंड करती है। ये जो पीक है, जो पीक वैल्यू है, डिपेंड करती है किस पे, इंटरप्लेनर डिस्टेंस पे। पीक वैल्यू किस पे डिपेंड करती है जी, हमारी इंटरप्लेनर डिस्टेंस पे क्या करती है जी, पीक वैल्यू डिपेंड करती है। बात करें इफेक्ट, इफेक्ट की बात करें किसके, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर से पीक वैल्यू क्या रहती है जी, अनचेंज्ड। अनचेंज्ड पीक वैल्यू क्या रहती है जी, अनचेंज्ड रहती है, किससे, टेम्परेचर से। ठीक है जी, या फिर इसको जिसको हम बोल सकते हैं पीक पोजीशन जो है वो क्या रहती है जी, हमारी अनचेंज्ड रहती है। और बात करें कि यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है जी, डिक्रीज हो जाती। इंटेंसिटी जो टेम्परेचर से वो क्या हो जाती है जी, एक्सरे वाले जो हमारे पैटर्न है इसमें क्या होता है जी, जो हमारी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है जी, डिक्रीज हो जाती है। और क्या हो जाता है जी, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो तो हमारी पीक है वो क्या हो जाती है, ब्रॉडन हो जाती है, बड़ी हो जाती है पीक। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, हम ऐसे लिख सकते हैं कि पीक पोजीशन जो है हमारी वो क्या रहती है जी, अनचेंज्ड रहती है। ठीक है जी, पीक वैल्यू क्या हो जाती है जी, ब्रॉडन हो जाती है, जब हम क्या करते हैं जी, टेम्परेचर को क्या करते हैं जी, बढ़ाते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या था जी, हमारी जो इंटेंसिटी है वो क्या करती है जी, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा तीसरा पॉइंट, इंटेंसिटी क्या करती है जी, डिक्रीज। तो ये है जी वो 3 पॉइंट जिसका हमने क्या करना है जी, ख्याल रखना है हमारे एक्सरे पैटर्न्स में। तो कुछ इस तरह से एक्सरे पैटर्न रहता है इंटेंसिटी और 2 थीटा के बीच। ठीक है जी, फटाफट करिए इसको नोट। कर लिया जी नोट, चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी एक और इम्पोर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर। क्या नाम है जी इसका, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, AFF।
तो ये एटॉमिक फॉर्म फैक्टर क्या होता है जी? एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सआरडी, एक्सआरडी मतलब एक्सरे डायफ्रैक्शन, गिवन बाय एन एटम डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सआरडी गिवन बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या रहता है जी हमारा एटॉमिक फॉर्म फैक्टर। एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सआरडी मतलब के जो हमारा एम्पलीट्यूड है जो एक्सरे डायफ्रैक्शन ने दिया है, किसने? एटम ने, डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शन गिवन बाय इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें क्या देता है जी? एटॉमिक फॉर्म फैक्टर। इसका मतलब आपको बता दूं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे जी? ज्यादा होंगे, तो हमारा AFF भी क्या होगा जी? ज्यादा होगा। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको क्या करना है जी? अपने दिमाग में हमने रखना है। ठीक है जी। AFF को हम क्या करेंगे जी? आज के बाद F से, छोटे f से क्या करेंगे जी? डिनोट करेंगे। तो F की वैल्यू क्या है जी? अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा होगी तो F की वैल्यू भी क्या होगी जी? ज्यादा होगी। क्या जी? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट को क्या करना है जी? अपने दिमाग में रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। अच्छा, ये रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है बता दूं मैं कि ये क्या है जी? लैटिस का ही फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर उसी लैटिस का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे जी? रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है जी। इसमें से एक छोटा सा कंसेप्ट बनता है जो कि क्या है जी? बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारी ब्रैग्स लॉ है वो क्या है जी? बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ जो हमारा कंसेप्ट बनने वाला है जो अभी आएगा, क्या जी? वो भी क्या है जी? बहुत ज्यादा जरूरी। तो यहाँ पे हमको पता है के क्या होता है जी? 2π/λ होता है। K1 क्या होता है जी? इंसिडेंट वेव वेक्टर। ठीक है जी। और हमें पता है कि ये जो, अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ जी? यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हुई और ये क्या होगी जी? डायफ्रैक्ट हो गई। ठीक है जी। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे यहाँ भी पहुंची, अंदर भी गई। ठीक है जी। और कितना एंगल पे गई जी? 2θb पे, जिसे हम ब्रैग्स एंगल बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब क्या किया जी? हमें पता है कि के इनिशियल और के डिफ्रैक्टेड वाली की वैल्यू क्या रहेगी जी? 2π/λ रहेगी। ठीक है जी। एंड एंगल दोनों के बीच क्या रहने वाला है जी? 2θ। देखो ये इंसिडेंट है, ये क्या है जी? हमारी डायफ्रैक्टेड, दोनों के बीच क्या एंगल रहने वाला है जी? हमारा 2θb। वो क्या है जी? हमारा ब्रैग्स एंगल। तो ब्रैग्स एंगल तो ये रहा जी 2θb। अब क्या करेंगे जी? ये देखो यहाँ पे हमने एक कहानी की है। यहाँ पे कि हमने क्या किया जी? K1 और K इनिशियल को क्या ले लिया जी? डेल्टा के। ठीक है जी। यहाँ पे क्या ले लिया जी? K1 और G1, यहाँ पे एक G फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है जी। और इसकी वैल्यू क्या कर दी जी? KD के बराबर, मतलब डायफ्रैक्टेड टर्म के बराबर। उसके बाद हमें पता चला कि G एक्चुअली में क्या है जी? हमारा डेल्टा K ही है। फिर उसके बाद फॉर्मूला में इसकी वैल्यू जब डाली, हमने क्या किया जी? मैग्नीट्यूड का इसके स्क्वायर किया, तो हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, जिससे 2K1 क्या है जी? G + G² इक्वल टू क्या रहता है जी? 0। तो ये क्या है जी? ब्रैग्स लॉ ही है। किसमें जी? रेसिप्रोकल लैटिस में। या इसको हम क्या बोल सकते हैं जी? ब्रैग्स लॉ किसमें जी? वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि इसमें वेक्टर्स का क्या किया गया है जी? इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है जी? हमारा ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि क्या है जी? बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये कंसेप्ट जो है। इसको इसको बहुत अच्छी तरह क्या करना है जी? दिमाग में डाल लेना। कई बार डायरेक्ट इससे, इस एक्सप्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। नोट कर लो जी इसको। कर लिया जी नोट? चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी हमारे प्यारे से न्यूमेरिकल को। तो एक न्यूमेरिकल है जो हमारे सामने आ चुका है। तो इस न्यूमेरिकल के बारे में क्या करते हैं जी? थोड़ा सा जिक्र करते हैं इस न्यूमेरिकल का। तो एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू ए, एक ए वेवलेंथ की लैम्डा, जो हमें ए वाला क्या दिया गया जी? लैम्डा दिया है, जिसकी वैल्यू क्या है जी? ए इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम 111 प्लेन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इफ द लेटिस कांस्टेंट इज ए। क्योंकि लेटिस कांस्टेंट भी क्या दिया है जी? ए। ये वो जो लैम्डा इक्वल टू ए है, वही क्या है जी? लेटिस कांस्टेंट ए। द कोरस्पॉन्डिंग ब्रैग्स एंगल इज, कोरस्पॉन्डिंग ब्रैग्स एंगल निकालना है। तो चलो निकालते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे जी? DH/L को याद कर लेंगे। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस का फॉर्मूला कल हमने किया था। ठीक है जी। क्या फॉर्मूला था? कुछ इस तरह से फॉर्मूला था यहाँ पे, h² / a² +
ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये एच के एल क्या थे जी, हमारे मिलर इंडाइसिस थे, जो कि हमें क्या दिए गए हैं जी, यहाँ पे दिए गए हैं। अब हमें पता है कि क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के लिए या क्यूबिक के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या रहता है जी, सी रहता है। तो इस कंडीशन को अगर इस पे अगर हम लगाएं तो क्या आएगा जी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो डी की वैल्यू आ जाएगी जी कुछ इस तरह से 1/रूट, यहाँ पे वैल्यूज डाल दो। हम पहले क्या करते हैं जी, फॉर्मूला बना लेते हैं। तो यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाए। क्या मैं इसको ए स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों क्या है जी, बराबर। आगे बढ़े तो डी की वैल्यू क्या आने वाली है जी, यहाँ से 1/एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या कर दूंगा जी, ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं रूट्स को क्या कर रहा हूँ जी, बाहर ले आया हूँ। तो डी की वैल्यू बन गई जी, ये 1 1 1 जो है हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, ए बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्या वैल्यू आ जाएगी जी, यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी जी a/√3। क्या वैल्यू आ जाएगी जी, यहाँ पे a/√3 आ गई। अब देखो जी क्या करना है, हमें पता है हमारे ब्रैग्स लॉ की कंडीशन क्या है, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। क्वेश्चन में लैम्डा इक्वल टू ए दिया गया है, यहाँ पे लैम्डा क्या कर दिया गया है जी, हमें पहले ही लैम्डा क्या कर दिया, ए दे दिया गया है। एन की वैल्यू नहीं दी तो एन इक्वल टू 1 के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू स्टार्ट किससे होती है, 1 से। और एन होता क्या है जी, ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। क्या होता है जी, ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। तो अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे ये जो लैम 2 और डी की वैल्यू का डाल देंगे जी, यहाँ पे जो डी की वैल्यू निकाली है a/√3। सिंपल सा कंसेप्ट है, साइन थीटा इक्वल टू ए लिख देंगे। ये ए से ए क्या हो जाएंगे जी, आपस में ए और ए क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें जो हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा जी साइन थीटा का, वो क्या मिल जाएगा जी, √3/2। तो यहां से अगर थीटा निकालूं, मैं यहां से थीटा निकालूं, क्या आ गया जी, साइन इनवर्स √3/2। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, यहां से π/3। क्या वैल्यू आ जाएगी जी, यहाँ से π/3 आ जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या है जी, आंसर। ऑप्शन डी π/3 क्या होगा जी, आंसर होगा। तो इसको क्या करो जी, फटाफट नोट करो। और आपको बता दूं कि कुछ इसी तरह के आसान आसान क्वेश्चन ही हैं जो ब्रैग्स लॉ से पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जी, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रैग्स लॉ। इसी फार्मूला से आपकी सिलेक्शन हो सकती है, इसी फार्मूला से आपका रैंक बूस्ट हो सकता है। इतने आसान क्वेश्चन आने वाले हैं जी यहाँ से। ठीक है जी, फटाफट करो नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो ये रहा जी हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है आईआईटी जैम 2008 से। देखो आईआईटी जैम वालों ने 2008 में कितना आसान हमें क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में क्या करते हैं जी, चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको क्या कर लिया है जी, नोट डाउन कर लिया है। यही जो पॉइंट्स हैं हमें मदद करेंगे किसमें जी, हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। तो चलो जी करते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें क्या दिया है जी, एन की वैल्यू 1 दी गई है, क्वेश्चन में पूछा गया था। उन्होंने एक्सरे दिया था और उसकी वेवलेंथ क्या जी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या थी, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ थी उसकी। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम दिया है, तो यहां से पता चल गया कि डी की वैल्यू a/√3 होने वाली है। और सिंपल क्यूबिक पर यहाँ पे मिलर इंडिसेस हमें दिए हुए हैं कुछ अलग, 3 1 1 दिए हुए हैं। तो 3 1 1 के हिसाब से हम क्या करेंगे जी, अपने मिलर इंडिसेस को क्या करेंगे जी, लिखेंगे। ठीक है जी। थीटा दिया हुआ है जी 30 डिग्री, उन्होंने पूछा है लेटिस पैरामीटर की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू उन्होंने क्या की है जी, एग्जामिनर ने हमसे पूछी है। तो चलो जी करते हैं शुरू अपने क्वेश्चन को। तो हमें पता है कि इस फॉर्मूले को तो हमेशा याद ही रखना है अपने, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा।
बहुत 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 ही क्या है जी इंपॉर्टेंट, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। इसको क्या लिख लिया जी, एज इट इज हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है जी। अब बात करें यहां पे, तो d की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। DHKL हमें पता है d की वैल्यू क्या रहती है जी यहाँ पे, a बाय रूट, अच्छा सिंपल क्यूबिक सिस्टम है तो क्या करेंगे जी, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या आ गया जी 1 का स्क्वायर। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ये देखिए जी, DHKL लिखेंगे। DHKL के डायरेक्ट फॉर्मूला कहाँ से आया, हमें पता है रूट क्या होता है जी यहाँ पे, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, अब d की वैल्यू में ये जो मिलर इंडिसेस के तीनों हैं 3 1 1, इसको क्या कर देंगे जी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और हमें पता है सिंपल क्यूबिक के लिए कंडीशन देख लो जी, सिंपल क्यूबिक की कंडीशन, तो सिंपल क्यूबिक की कंडीशन कुछ इस तरह से रहती है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहती है और सिंपल क्यूबिक सिस्टम। ठीक है जी। अब DHKL की d की वैल्यू मतलब HKL लिखना जरूरी नहीं है बार बार, तो यहाँ पे क्या करूंगा जी, मैं 1 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, देखो जी ध्यान से, 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, और क्या लिख सकता हूँ नीचे, a स्क्वायर प्लस क्या कर सकता हूँ जी, 1 स्क्वायर लिखने के बाद क्या लिख सकता हूँ जी, b स्क्वायर प्लस क्या लिख सकता हूँ जी, 1 स्क्वायर लिखने के बाद क्या लिख सकता हूँ जी, c स्क्वायर। अब हमें पता है कि a b c स्क्वायर क्या है जी, तीनों बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू ऐसे लिख देते हैं जी, d इक्वल टू क्या आ गया जी, a बाय, यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा जी, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना बन गया जी, 11 बन गया, तो आ गया जी रूट 11। देखो कैसे, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि a डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी यहाँ पे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से जो है हमारे फॉर्मूले ने मोड़ ले लिया है। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व। तो अब क्या, अब हमें क्या करना है जी, डी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। देखो जी कैसे, तो 2 इंटू डी क्या दिया जी हमें, ए बाय ए वो है जो हमने निकालना है। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ गया जी, इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर को क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 प्लस 1 10 और प्लस 1 क्या आ गया जी 11, तो रूट 11 आ जाएगा नीचे। ठीक है जी। अब बात करें यहाँ पे हम, हमारे साइन थीटा, साइन 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री का एंगल दिया है, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है जी, साइन 30 डिग्री हमें पता है 1/2 होता है। एन क्या दिया है जी, 1 दिया है वहां पे, और लैम्डा क्या दिया है, वो भी क्या दिया है जी 1। तो अभी तक जो हमने समझ लिया है अपने क्वेश्चन को, वो कुछ इस तरह तक हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और a बाय रूट 11 क्या आ जाएगा जी 1 के इक्वल, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी जी रूट 11। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन IIT जैम 2008 वालों ने हमसे पूछा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो टॉपिक है 2D साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ब्रैग्स लॉ या एक्सरे डायफ्रैक्शन, ये क्या है जी, एक माई का लाल टॉपिक है ना। जैसे माँ को अपना बच्चा प्यारा है, IIT जैम वालों को ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आप देखोगे कि हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं, हर साल, ऐसा कोई भी साल नहीं जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना आए हों। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन हमें IIT जैम 2008 वालों ने पूछा था। यहाँ पे तो रूट 11 जो था वो क्या आंसर था जी हमारा, लेटिस पैरामीटर का। ठीक है जी। फटाफट करो जी इसको नोट, बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर सॉल्व। कर लिया जी नोट, चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी एक और क्वेश्चन। ये है जी IIT जैम 2010 से। तो देखो जी IIT जैम 2010 में भी सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, और आप खुद बोलोगे कि सर ये क्या क्वेश्चन दिया है। तो करते हैं जी शुरू, देखते हैं। तो अब देखिए जी, थीटा की वैल्यू कहते हैं निकालनी है जी, n इक्वल टू 1 दिया है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा दिया है, मिलर इंडेसिस दिए हुए हैं 1 1 1 का मतलब है सिंपल क्यूबिक जो है हमें स्ट्रक्चर दिया गया है, सिंपल क्यूबिक, मिलर इंडेसिस दिए हैं 1 1 1, लैम्डा दिया जी 1.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, ए की वैल्यू दी है जी 2.65 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। तो अच्छा,
पिछले केस में भी अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे भी ये जो ए है ये आर्मस्ट्रॉन्ग में ही है, ठीक है। इसमें इतना नहीं सोचना कि आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ गया, ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग में ही है, क्योंकि वहां कुछ ऑप्शन में वी डोंट हैव दैट आर्मस्ट्रॉन्ग इन द ऑप्शन, वी ओनली हैव √11/2, तो क्वेश्चन वाज लाइक दिस टाइप। चलो जी, तो नाउ we'll start with Miller indices. It is given 111. It is a simple cubic structure, right? And the value of A, that is the lattice parameter, is given to us. So we have to find theta. So whenever we have to find theta, we'll remember Bragg's uncle, right? And we'll say 2d sin theta equal to n lambda. तो ये जो फॉर्मूला है इसको लिखना क्या है जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो करते हैं शुरू। तो पहले तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से क्या करते हैं जी, बना लेते हैं चीजों को। ए हमें दिया है, थीटा हमें निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं जी, डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकाल लेते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो ए ऊपर आ जाएगा, नहीं अगर आपको समझ आया तो ये देखिए जी 1/h² + k² + l² डिवाइडेड बाय a² + b² प्लस क्या आ जाएगा जी c²। और सिंपल क्यूबिक वी नो फॉर एस की a = b = c। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, d की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, तो यहाँ पे मिलर इंडिसेस भी डाल देते हैं। तो आ गया 1/ क्या आ गया जी, √1² + 1² + 1² क्या आ गया जी, डिवाइडेड बाय, तीनों क्या है बराबर, तो क्या लिख दूंगा जी a², ठीक है जी। और बात करें तो d की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी जी, a/, रूट क्या आ गया जी 1² + 1² + 1² कितना होता है जी, हमारे पास 3 होता है, तो d = a/√3 आ गया जी। तो सिंपल सोबर भाषा में ये क्या आ गया जी, a/√3 आ गया। पढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट। तो अब क्या करेंगे जी, 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे जी, a की वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पे a की वैल्यू हमें दी है जी 2.65, n की वैल्यू भी हमें दी है। साइन थीटा वो कहते हैं हमें निकालना है, साइन थीटा यहाँ पे क्या आ गया जी √, कुछ इस तरह से जो है हमारा फॉर्मूला अभी तक बन चुका है, ठीक है जी। और क्या करेंगे जी, n की वैल्यू क्या दी है जी 1, लैम्डा की वैल्यू भी दी है कुछ, लैम्डा की वैल्यू दी है जी 1.53। दोनों साइड आर्मस्ट्रॉन्ग था, इधर भी और इधर भी, ये क्या हो गए जी, दोनों कैंसिल हो गए हैं, ठीक है जी। दोनों साइड आर्मस्ट्रॉन्ग था, वो क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब क्या करते हैं जी, मॉडिफाई कर लेते हैं इक्वेशंस को। तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 × 1.53 लिखेंगे, √3 से क्या कर देंगे जी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ गया जी √3 हमारा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 2 और ये वाली टर्म कहाँ आ जाएगी जी, नीचे आ जाएगी, ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2.65। तो अब क्या करना है जी, साइन थीटा की क्या निकालनी है जी, वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, √3 की वैल्यू को पहले क्या करते हैं जी, लिख लेते हैं। हमें पता है कि √3 की वैल्यू क्या होती है जी, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है जी 1 × 1.53 और क्या आ गया जी 1.73, हमें पता है क्या होती है जी हमारे √3 की वैल्यू × 2 × 2.65। तो कुछ इस तरह से हमने क्या कर लिया है जी, अभी तक अपने जो फॉर्मूला है उसको अचीव कर लिया है। अब क्या करेंगे जी, हमें पता, अगर आप 1.53 और अगर आप 1.57 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है जी, देखो 1/2 मिल गया यहाँ पे, और क्या मिलता है जी यहाँ पे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो हमें आंसर मिलता है 2.65। तो नीचे भी क्या बन गया जी 2.65, ये दोनों क्या हो गए जी, आपस में कैंसिल हो गए हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, आपको पता चलेगा कि दोनों की वैल्यू क्या है जी सेम, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल।
साइन थीटा अब क्या बच गया जी 1/2, और हमें पता है कि साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा क्या होता है जी हमारा 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री क्या है जी हमारा फाइनल आंसर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी जी 1/2, और हमें पता है साइन थीटा 1/2 कब होता है जी, जब थीटा क्या होता है जी हमारा 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री क्या है जी हमारा आंसर, साइन 30 डिग्री क्या है जी हमारा आंसर। देखिए कुछ इस तरह से हमने क्या कर लिया जी, आईआईटी जैम 2010 का क्वेश्चन। कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रही है आईआईटी जैम, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करके क्या करते हैं जी, हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, ठीक है जी। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो अगले साल के पेपर में आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सही करोगे। क्वेश्चन को सही करोगे तो क्या होगा जी, अच्छा रैंक आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा रैंक आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप कहाँ जा सकते हो जी, आईआईटी में पढ़ने जा सकते हो। जौन सा मर्जी आईआईटी आपका दिल करे, आप क्या कर सकते हो जी, वहाँ पे जाके अपनी मास्टर्स कर सकते हो। चलो जी बढ़ते हैं, करते हैं आईआईटी जैम का एक और क्वेश्चन। ये आईआईटी जैम 2012 का क्वेश्चन है। तो आईआईटी जैम 2012 के क्वेश्चन को क्या करते हैं जी, अच्छी तरह समझ लेते हैं, और फिर क्या करेंगे जी, इसको क्या करने की कोशिश करेंगे जी, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो जी आईआईटी जैम वालों, हम आपका क्वेश्चन क्या करने लगे हैं जी, सॉल्व करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं। तो देखो कैसे हम आईआईटी जैम का जो क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। चलो जी, ये आ गई हमारी लाइंस। अब क्या करते हैं जी, शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं जी, पैरामीटर्स को क्या करते हैं, अच्छी तरह हम पढ़ लेते हैं। तो पैरामीटर्स कुछ इस तरह से हैं कि n की वैल्यू क्या दी है जी, 1 दी, लैम्डा भी दिया हुआ है 1.54, मिलर इंडेक्सेस दिए हैं 110, और किस्मत से उन्होंने बोला है स्ट्रक्चर क्या है जी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है जी। और बात करें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में लेटेस्ट पैरामीटर भी दिया है जी, वो भी आर्मस्ट्रॉन्ग में, तभी आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होते हैं जी, कैंसिल हो जाते हैं। फिर से उन्होंने आईआईटी जैम 2012 में हमने बोला, उन्होंने बोला हमें कि जी हमें थीटा की वैल्यू क्या है जी दे दो, साइन थीटा की वैल्यू हमें दे दो, थीटा की वैल्यू निकाल दो। तो थीटा से उनको बहुत ज्यादा प्यार है मुझे लग रहा है, इसलिए वो बार बार थीटा, क्योंकि 2010 में भी वो थीटा पूछ रहे हैं, 2012 में भी वो थीटा ही पूछ रहे हैं, ठीक है जी। बस वैल्यूज को क्या कर देते हैं जी, चेंज कर देते हैं, बाकी फॉर्मूला तो वही रहना है, जिसको क्या कर लेना जी, हमने अच्छी तरह याद कर लेना है। 2d साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, एन लैम्डा। कुछ इस तरह से क्या करना है जी, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है जी, लिख लेना है। चलो जी करते हैं शुरू। तो डी वाली चीज को मैं बोलता हूँ हमेशा पहले सॉल्व करते होते हैं। तो डी एच के एल लिखो, यहाँ पे क्या लिखो जी, 1/√, क्या लिखो जी, h² / a² लिखो, प्लस k² / b² लिखो, प्लस क्या लिखो जी, l² / c²। और क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब आगे सॉल्व करते हैं। डी इक्वल टू, हमें पता है फॉर सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के लिए क्या कंडीशन है जी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है जी। डाल देते हैं वैल्यू। मिलर इंडिसेस क्या दिए हुए हैं जी, 110, क्या दिए हैं जी, 110। तो यहाँ पे आ गया 1 / क्या आ गया जी, 1², प्लस क्या आ गया जी, 1², प्लस क्या आ गया जी, 0 का स्क्वायर, और क्या आ गया जी, डिवाइडेड बाय, कैसे लिख सकता हूँ, a², बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो जी, अब बात करें डी की, तो डी की वैल्यू क्या आ गई जी, यहाँ पे 1 क्या आ गया जी, ए को क्या मैं, अच्छा 1² + 1² क्या हो गया जी, 2 हो गया, तो √2/a² आ गया हमारे पास। a² को क्या कर रहा हूँ जी, ऊपर ले जाता हूँ, a² को ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे a/√2 बन जाएगा।
क्या बन गया जी यहाँ पे वैल्यू a/√2 बन गई। चलो जी आगे बढ़ते हैं और करते हैं जी क्वेश्चन को आगे सॉल्व। तो डी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, लिख दीजिए जी यहाँ पे 2 इंटू क्या लिखेंगे जी a/√2। ए की वैल्यू भी हमें दी है, शायद इन्होंने ए की वैल्यू दी है जी 3.08 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, /√2 लिख दिया यहाँ पे कुछ इस तरह से। और क्या करेंगे जी साइन थीटा हमने क्या करना है जी निकालना है। तो साइन थीटा को थोड़ा अलग लिख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि साइन थीटा क्या करना है जी हमने निकालना है। और क्या करेंगे जी यहाँ पे इक्वल टू एन की वैल्यू 1 दी है। अगर ना दी हो ना एन की वैल्यू 1 तो बाय डिफॉल्ट एन की वैल्यू क्या लेनी है जी 1। हमेशा फर्स्ट ब्रैक कंडीशन की बात करनी है, फर्स्ट ब्रैक्स की। अगर वो बोले सेकंड थर्ड तो है इज अ डिफरेंट थिंग, तब एन की वैल्यू 2 3 लेनी है, ठीक है, क्योंकि एन होता क्या ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन होता है ना, तो इसलिए एन की वैल्यू क्या लेनी है जी बाय डिफॉल्ट 1। चाहिए हमें लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है जी 1.54, ये आ गया 1.54 आ गया। तो साइन थीटा निकाल देते हैं जी यहाँ से। साइन थीटा, साइन थीटा क्या आ जाएगा जी यहाँ पे सॉल्व करके देखिए ध्यान से। तो 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया यहाँ पे। ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने आर्मस्ट्रॉन्ग को क्या कर दिया जी काट डाला। आर्मस्ट्रॉन्ग ने आर्मस्ट्रॉन्ग को क्या कर दिया जी काट डाला। क्या जी आर्मस्ट्रॉन्ग कटा बच्चों, और कुछ नहीं कटा। ये देखिए ध्यान से, ये आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है, तो 1 इंटू 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग से आर्मस्ट्रॉन्ग क्या हो गया जी कैंसिल हो गया। और क्या आ गया जी यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई जी 1.54 इंटू क्या आ गया √2 आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 2 इंटू 3.08। तो अभी तक जो है हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ तक क्या कर चुका है जी बन चुका है। अब क्या करेंगे जी, क्या मैं इसको 1/√2 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने क्या कर लिया जी यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया जी √2 से। तो देखिए आगे क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ 1.54 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया जी यहाँ पे 2 लिख दिया, और क्या लिख दिया जी यहाँ पे 2 इन 3.08 लिख दिया, और क्या आ गया जी यहाँ पे √2 आ गया। टू रूट और टू रूट क्या हो जाएंगे जी 2 हो जाते हैं, इसलिए क्या लिख दिया जी 2, नीचे भी 2 था, 3.08 है यहाँ पे 3.08, और क्या आ गया जी √2 आ गया। तो अभी तक हमने जो है वो यहाँ तक क्या कर लिया जी सॉल्व कर लिया है। तो अब हमें पता है कि अगर हम 1.54 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या करें जी 1.54 को 2 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो देखिए जी क्या आता है जी 1.54 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है जी 3.08। क्या आ गया जी 2 इंटू 3.08, और क्या आ गया जी डिवाइड इंटू √2। तो हमें अब यहाँ से सरेआम दिख रहा है कि क्या करना है जी तलवारें चला देनी है। 3.08 को क्या करना है जी काट देना है। क्या करना है जी, ये किसकी वैल्यू है साइन थीटा की वैल्यू है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जी यहाँ से, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2√2, और उन्होंने क्या बोला था साइन इनवर्स की टर्म्स में हमें आंसर दिया हुआ था। क्वेश्चन और जो ऑप्शंस थे वो साइन इनवर्स की टर्म्स में थे। तो यहाँ से साइन इनवर्स की टर्म्स में जब हम क्या करेंगे जी हमारा थीटा निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा जी यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 तो आईआईटी जैम 2012 का क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया है जी सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर आया है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2√2 क्या है जी हमारा आंसर। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन। यहाँ पे आप क्वेश्चन का लेवल देखो कि 2008 में कितना आसान लेटिस कांस्टेंट उन्होंने हमसे पूछा था, और उन्होंने हमसे पूछा कि 2010 में कि साइन थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है, ठीक है जी। और अगर बात करें तो यहाँ पे 2012 में भी उन्होंने थीटा ही हमसे क्या किया जी पूछा है, ठीक है जी। फटाफट करो इसको नोट। हाँ जी कर लिया जी नोट।
चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं आईआईटी जैम का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी, ये है जी साल 2016 से कितने आसान आसान क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ठीक है जी, चलो जी करते हैं क्वेश्चन को। मेरे को तो लगता है ये क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे अब। ठीक है जी, तो आपको क्या दिया जाएगा जी, समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, करिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्या बनता है इस क्वेश्चन से। तो लो जी यहाँ पे हम करते हैं जी अपने क्वेश्चन को शुरू। तो क्वेश्चन के जो पैरामीटर्स हैं कुछ इस तरह से हैं कि n की वैल्यू जो है डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हमने ले ली 1, क्योंकि यहाँ दी नहीं गई। ठीक है जी, साइन उन्होंने थीटा उन्होंने दिया हुआ 20 डिग्री और किस्मत से साइन 20 डिग्री की वैल्यू 0.342 होती है। मिलर इंडाइसिस दिए गए हैं जी 110 और सबसे सिंपल वाला क्यूबिक क्रिस्टल दिया गया है जी, नाम है जी SSC। ठीक है जी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल दिया है। लैम्डा दिया है जी नैनोमीटर्स में इस बार, और ए भी पूछा है किसमें, नैनोमीटर्स में। लैटिस पैरामीटर जो है ए की वैल्यू वो क्या करनी है जी, हमने क्या करनी है, यहां से निकालनी है। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम ब्रैग्स अंकल को क्या करेंगे जी, याद करेंगे। तो लिख लेते हैं जी ब्रैग्स अंकल को, 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हमारी वैल्यू को क्या लिख करेंगे जी, लिख लेंगे। ब्रैग्स अंकल को क्या कर लेंगे जी, याद कर लेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे जी, डी की वैल्यू क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। डी की वैल्यू क्या रहने वाली है जी, देखिए ध्यान से, 1/अंडर रूट क्या रहती है जी, h² बाय a² रहती है, प्लस a² बाय b² रहती है, प्लस l² बाय क्या रहती है। यहाँ डाल देते हैं जी वैल्यू, हमें पता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए क्या होती है जी वैल्यू, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहती है। ठीक है जी, तो अब देखिए जी यहाँ पे d की वैल्यू कैसी आ जाएगी जी, यहाँ पे 1/अंडर रूट क्या आ जाएगा जी, मिलर इंडिसेस क्या दिए गए हैं हमें, वो दिए गए हैं 110। तो यहाँ पे डाल दो जी 110, देखो 1 आ गया और ये क्या आ गया जी, 1 आ गया, और ये क्या आ गया जी हमारा 0 आ गया, और ये क्या आ गया जी उसका √a² आ गया। करते हैं जी इसको, फाइनली सॉल्व करते हैं इसको, और डी की वैल्यू क्या करते हैं जी, सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू, ए को ऊपर ले गए और क्या कर लिया जी, डिवाइडेड बाय, अब हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, तो 1 + 1 कितना आ गया जी 2। तो डी की वैल्यू आ गई जी a/√2 आ गई, क्या आ गई जी, a/√2। अब क्या करेंगे जी, ब्रैग्स अंकल को क्या करेंगे जी, याद करेंगे दोबारा से, और क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2 एज इट इज लिखेंगे, डी की वैल्यू क्या लिखेंगे जी, a/√2 जो हमने क्या करना है जी, निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। लेटिस पैरामीटर जो है निकालना है, साइन 20 डिग्री, साइन क्या डालेंगे जी 20 डिग्री, यहाँ पे साइन, क्योंकि थीटा हमें क्या दिया हुआ है जी 20 डिग्री दिया हुआ है, और क्या आ गया जी, एन की वैल्यू 1 है, और लैम्डा की वैल्यू क्या दी है जी नैनोमीटर में, 0.15 नैनोमीटर। तो कुछ इस तरह से हमने क्या कर लिया जी, अपने फॉर्मूला को क्या कर लिया जी, फॉर्म्यूलेट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं जी इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें पता है 2 आ गया, और क्या आ गया जी, a आ गया, और क्या आ गया यहाँ पे √2 आ गया। यहाँ साइन 20 डिग्री की वैल्यू है जी 0.342 लिख दिया, क्या लिख दिया जी यहाँ पे 0.15 नैनोमीटर्स। ए की टर्म्स में अगर इसको लेने दें, ए की टर्म्स में, तो क्या बन जाएगा जी, ए की टर्म्स में फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, 0.15 इंटू क्या आ जाएगा जी, √2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी साथ में 0.15 इंटू √2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा जी, देखिए 0.342 आ गया, और क्या आ गया जी यहाँ पे 2 नीचे क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई हो गया। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से क्या है जी बन चुका है, देखो √2 ऊपर चला जाएगा, 0.342 नीचे आ जाएगा, और 2 भी क्या आ जाएगा नीचे, तो ये क्या आ जाएगी जी ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू को जब हम क्या करेंगे जी, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो √3 की जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे जी, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे सॉरी √2 की वैल्यू को, तो यहाँ पे देखिए जी 0.15
तो क्या होता है जी 1.414 और क्या आ जाएगा जी 0.342 को क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा जी 0.684, क्या आ गया जी यहाँ पे 0.684 आ गया। अब करते हैं जी उसको आगे सॉल्व, तो यहाँ आ गया 0.15 आ गया और क्या आ गया जी 1.414 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 0.684। अब इन ऊपर वाली टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी 0.15 इंटू 1.414 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 0.2121 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 0.84, 0.684 आ गया। और जब इसको क्या करेंगे जी हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.31, क्योंकि क्या निकालना था, ए निकालना था और किसकी टर्म्स में निकालना था जी नैनोमीटर्स की टर्म्स में ही निकालना था, तो ए की वैल्यू नैनोमीटर की टर्म्स में आ जाएगी 0.31 आ जाएगी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे उन्होंने क्या किया जी छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे दी कि डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना। और आप देखो कि लेवल देखो आप आईआईटी जैम 2016 के क्वेश्चन का क्या है जी लेवल है, कितना आसान क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा। ठीक है जी, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ, कुछ भी चीज है वो निकालने की जरूरत नहीं है हमें, सारी वैल्यूज क्या दी गई हैं जी हमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दी गई थी। ठीक है जी, बस वैल्यूज को पुट करना था, ब्रैग्स अंकल को क्या करना था जी याद करना था, और हमने क्या कर लेना था अपना आंसर जो क्या आया है जी 0.31 नैनोमीटर, उसको क्या करना था जी लिखना था। कर लीजिए नोट एक बार, फटाफट फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी कर लिया जी नोट, चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी हमारे आईआईटी जैम का एक और प्यारा सा क्वेश्चन। ये आईआईटी जैम 2018 का क्वेश्चन है जी, किसका, आईआईटी जैम 2018 का। तो इसमें इन्होंने हमें ए की वैल्यू मतलब लैटिस पैरामीटर जो है हमें दिया हुआ है, लैटिस पैरामीटर, लैम्डा की वैल्यू दी है जी 0.141 नैनोमीटर दी है, मिलर इंडिसेस दिए हुए हैं 111, एन की वैल्यू क्या दी है जी हमें 1 दी है, वो कह रहे हैं जी थीटा निकालना। तो थीटा से इनको मेरे को लगता है बहुत ज्यादा ही क्या है जी प्रेम है, बहुत ज्यादा क्या है जी प्यार है थीटा से, तो हर बात पे ये हमें बोल देते हैं कि जी थीटा निकालो थीटा निकालो। क्या जी कैसे निकालें थीटा, तो थीटा के लिए किसको याद करेंगे जी ब्रैग्स अंकल को हम क्या करेंगे जी याद करेंगे, और क्या करेंगे जी क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करेंगे जी कोशिश करेंगे। तो चलो जी निकालते हैं थीटा, और थीटा हमने क्या करना है जी निकालना है, और सिंपल क्यूबिक हमें क्या दिया है जी क्रिस्टल दिया है, तो सारे पैरामीटर्स जो हैं वो दिए हुए हैं, सिर्फ फॉर्मूला में क्या करनी है जी वैल्यू पुट, फॉर्मूला हमें पता है जी क्या है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, क्या है जी ये ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला। तो आईआईटी जैम 2018 का ये क्या है जी क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो डी की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, डी की वैल्यू होती क्या है जी 1, मैं हर बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट आपको क्या हो जी याद हो जाए ये फॉर्मूलाज, क्योंकि ये फॉर्मूलाज क्या हैं बहुत ही ज़्यादा क्या ज़रूरी हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये देखिए जी यहाँ पे एससीसी कंडीशन भी लिख देता हूँ मैं, ट्रिपल क्यूबिक की हमें पता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब करते हैं जी शुरू की वैल्यू को, तो डी की वैल्यू कैसी रहेगी, यहाँ पे 1 बाय क्या आ जाएगा जी 1 दिया है तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा जी 1 स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा जी सारा होल रूट में डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जी ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से हमें जो हमारे डी की वैल्यू मिलने वाली है, तो डी की वैल्यू कैसी रहेगी जी, डी की वैल्यू रहेगी ए बाय 1, और क्या आ गया जी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ गया जी √3 आ गया, ए बाय √3 क्या आ गया जी हमारे डी की वैल्यू। अब क्या करेंगे जी डी की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो टू डी की वैल्यू क्या है जी ए बाय √3, और किस्मत से हमें चलो अगर ए की वैल्यू बाद में डाल देते हैं, साइन थीटा, थीटा हमने क्या करना है जी निकालना है, तो साइन थीटा लिख देते हैं, एन लिख देते हैं 1, और लैम्डा लिख देते हैं जी, लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.1
0.141 नैनोमीटर। नैनोमीटर और नैनोमीटर दोनों साइड क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू लिख लेते हैं। अब ए की वैल्यू क्या है जी हमारी 0.563, क्या आ गया जी यहाँ पे साइन थीटा, फिर क्या आ गया जी √3 आ गया, यहाँ क्या आ गया जी 2.14। अब क्या करते हैं जी, साइन थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह से, साइन थीटा की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो 0.141 इंटू से क्या कर दो जी, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो किससे, 2 इंटू 0.563। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे साइन थीटा की वैल्यू को क्या कर सकते हैं जी, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो जी करते हैं। हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जी, पहले तो सिंप्लीफाई करके 0.141 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.56। तो यहाँ से जो हमारी साइन थीटा की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो आ जाती है जी। तो 0.141 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 1.73 से, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा जी, यहाँ पे देखिए 0.141 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें जो आंसर मिलता है जी वो मिलता है यहाँ पे 0.243। क्या मिलता है जी, 0.2 जाता है, डिवाइडेड बाय क्या हमें मिलेगा जी, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा जी 1.126। क्या मिल जाएगा जी यहाँ पे 1.126 हमें मिल जाएगा, 1.126। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है जी। क्या करूंगा, थीटा की वैल्यू लिख दूंगा, साइन इनवर्स लिखूंगा और क्या लिख दूंगा जी 2.243 डिवाइडेड बाय 1.126। क्या जी, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो जो आंसर मुझे मिलने वाला है, जो कि क्या है जी बहुत ज़्यादा आसान, तो आंसर है जी हमारा 12.53 डिग्री। क्या आ गया जी 12.53 डिग्री क्या होगा जी हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। तो देखिए कितना आसान जो था हमें क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, उन्होंने कितना आसान क्वेश्चन पूछा। थीटा की वैल्यू उन्होंने बोला हमें बतानी है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं जी, सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी कर लिया जी नोट, चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे जी, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी देखेंगे, ठीक है जी। तो आईआईटी जैम 2019 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही रिसेंट ईयर्स में आया गया क्वेश्चन। एक NaCl क्रिस्टल उन्होंने दिया हुआ था और उन्होंने हमें बोला कि वो कैसा जाता है जी, वो BCC जो है हमारे उसको शो करता है जी। NaCl क्रिस्टल क्या है जी, BCC स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, BCC अरेंजमेंट में है। और उसके R की वैल्यू दी है जी हमें, रेडियस की वैल्यू। उन्होंने बोला कि लेटेस पैरामीटर निकालना है किसका, Na, सोडियम का लेटेस पैरामीटर क्या करना है जी हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जी, हमें पता है कि 4R जो फार्मूला होता है 4R इक्वल टू √3a। क्या फार्मूला होता है जी, 4R इक्वल टू √3a, जो कि क्या था, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वाला फार्मूला था। इससे हम क्या कर सकते हैं जी, हमारे a की वैल्यू को क्या कर सकते हैं जी, निकाल सकते हैं। तो चलो जी शुरू करते हैं। R की वैल्यू हमें दी गई है जी, R की वैल्यू दी है 0.186 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या जी, और क्या √3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा जी, a आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे जी, a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या करेंगे जी, 4 इंटू 0.186 आ गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी 1.73। तो a की वैल्यू यहाँ से जो हमें मिलेगी, यहाँ से जो हमें a की वैल्यू मिलने वाली है हमारी, अगर आप सॉल्व करो इसको, तो a की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो होगी जी 2.4। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है जी। यही अगर वो पूछ लेते हैं हमें FCC के लिए पूछ लेते, तो FCC के लिए हमें पता है क्या होता है जी, 4R इक्वल टू √2a होता है। और FCC BCC के लिए क्या होता है जी, 4R इक्वल टू √3a। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था जो उन्होंने हमसे क्या किया है जी, पूछा है यहाँ पे, ठीक है जी।
तो यहाँ पे आप देखो कि जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है आईआईटी जैम 2008 से लेके 2019 तक, आप देखो कि कोई ए पूछ रहा है लेटिस पैरामीटर्स, ठीक है, कोई थीटा पूछ रहा है, मतलब इसके आसपास ही है जो हमारे कंसेप्ट रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी उन्होंने थीटे का ही क्या किया है जी, जिक्र किया। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ए लेटिस पैरामीटर हमसे पूछा गया जिसकी वैल्यू क्या आ गई थी जी, 0.31 नैनोमीटर्स आ गई थी। ठीक है जी, और बात की हमने आईआईटी जैम 2018 के क्वेश्चन की, जिसमें उन्होंने क्या पूछा था जी हमसे, थीटा हमसे पूछा गया था। ठीक है जी, तो थीटा ए लैम्डा कुछ इस तरह से ही वो क्या करते हैं जी, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, मिलर इंडाइसिस हमें दे देते हैं। ठीक है जी, और क्या करते हैं जी, एन एक बार याद रखना है, एन की वैल्यू स्टैंडर्डाइज क्या लेनी है जी, 1 लेनी है। अगर उन्होंने पूछा हो हमसे कि जी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, या अगर सेकंड दिया हो तो 2 लेनी है, अगर नहीं दिया तो 1 ही लेनी। और बात की आईआईटी जैम 2000 इसके क्वेश्चन की, बीसीसी के लिए याद रखना 4r इक्वल टू √3, एफसीसी के लिए क्या होता है जी 4r इक्वल टू √2a। तो कुछ इस तरह से जो है हमारे कंसेप्ट जो हैं ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है जी, एक थोड़ा एक्स्ट्रा कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आ जाए क्वेश्चन। ठीक है जी, क्योंकि डिवाइसेस की बात है, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरे जो यूनिट है उसका नाम है जी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिवाइसेस में हम क्या कर लेते हैं जी, थोड़ा सा लेज़र के बारे में क्या कर लेते हैं जी, जिक्र कर लेते हैं, लेज़र को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। तो लाइट एम्पलीफिकेशन, स्टिमुलेशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है जी, हमारी लेज़र होती है। क्या होता है जी, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो ये क्या होता है जी, हम इस बारे में क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी लेज़र, तो पहले ये चलती कैसे है, तो पहले हम क्या करेंगे जी, बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्या करेंगे जी, समझेंगे। क्या करेंगे जी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को दिमाग में बिठाएंगे और क्या करेंगे जी, समझेंगे कि ये जो लाइट है, लाइट जो इस टाइम आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से आपके चेहरे पे पड़ रही है, उस लाइट से आप मुझे देख पा रहे हो। ठीक है जी, उसी लाइट से मैं आपके क्या कर सकता हूँ, कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है जी, जो मेरे चेहरे पे लाइट गिर रही है, मैं क्या हूँ जी, मैटर। ठीक है जी, तो दुनिया में 3 ही ऐसे तरीके हैं जिससे जो लाइट है और जो मैटर है वो क्या करता है जी, इंटरैक्ट करता है। क्या बोला जी मैंने, दुनिया में सिर्फ 3 ही तरीके हैं जिसमें से जो लाइट है वो मैटर के साथ क्या करती है जी, इंटरैक्ट करती है। उन तीनों तरीकों को क्या करते हैं जी, थोड़ा अच्छी तरह हम क्या कर लेते हैं जी, समझ लेते हैं। ठीक है जी, तो 3 वेज इससे जो लाइट है इंटरैक्ट्स विद मैटर। तो पहला जो उनका तरीका है लाइट का मैटर के साथ क्या करने का, इंटरैक्ट करने का, नाम है जी स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्या नाम है जी, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है जी, इसका क्या करते हैं जी, जिक्र करते हैं स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन का। तो स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन में आपको बता दूं कि समझ लो ये क्या है जी, एक एनर्जी लेवल, और ये भी क्या है, एक एनर्जी लेवल। ये क्या है जी, हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। ये क्या है जी, हमारा एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल। ठीक है जी, यहाँ पे मैं केस बना देता हूँ जी, बिफोर एंड आफ्टर का। बिफोर स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, आफ्टर स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, सॉरी स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, बिफोर स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, आफ्टर स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे कौन था जी, एक जो एटम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एटम पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, प्रोटॉन, तो जो भी है, इलेक्ट्रॉन पढ़ा था या क्या पढ़ा था, एटम पढ़ा था। यहाँ पे हमने हमारी बीम ऑफ फोटॉन्स, क्या हमारी जी, बीम ऑफ फोटॉन्स, जिसकी एनर्जी क्या थी जी, एच न्यू। ये जो एच न्यू फोटोन है, इसने क्या किया जी, ये यहाँ पे टकराया। क्या किया, ये यहाँ पे टकराया और इसने क्या किया जी, उस एटम को क्या कर दिया जी, एक्साइट कर दिया। क्या कर दिया जी, एक्साइट कर दिया। तो एटम जो था हमारा वो कहाँ चला गया जी, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कहाँ चला गया जी, एक्साइटेड स्टेट में।
क्या था जी हमारी ग्राउंड स्टेट, ये क्या थी जी हमारी एक्साइटेड स्टेट। तो जो एटम था हमारा वो कहाँ चला गया जी एक्साइटेड स्टेट में। तो इसने क्या किया जी, एब्जॉर्ब कर लिया फोटोन की एनर्जी को, क्या किया जी फोटोन को क्या कर लिया जी एब्जॉर्ब कर लिया एटम ने, इसलिए इसका नाम रखा गया जी स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। क्या नाम रखा गया जी, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा जो अच्छा दुनिया में जितने प्रोसेसेस हैं वो क्या करते हैं जी, तरीके से वो क्या करते हैं जी काम करते हैं, ठीक है जी। इसका नाम क्या था जी हमारा स्टिम्युलेटेड, सॉरी स्पॉन्टेनियस बोल दिया, सो सॉरी, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्या नाम है जी इसका, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन के ने क्या किया जी यहाँ पे एनर्जी को ले लिया और क्या बन गया जी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। इसको कुछ इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, एक फोटोन को मैंने क्या किया जी इंसिडेंट किया मेटल सरफेस पे, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया जी इजेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें क्या आ गया था जी एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई थी और वो क्या चला गया एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है जी, सरफेस के अगर मेटल के सरफेस पे होता तो बाहर हो जाता। इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहीं ना कहीं ऐसा है, या कॉम्पटन इफेक्ट कुछ इस तरह से है। ठीक है जी हमारा, तो दुनिया के जो प्रोसेसेस हैं वो क्या रहते हैं जी बहुत ज़्यादा आसान रहते हैं, और इन्हीं तीनों तरीके से ही दुनिया का हर एक प्रोसेस क्या करता है जी वर्क करता है। नाम है जी पहले का स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। इसको कैसे समझ सकता हूं मैं, समझ लो कि यहाँ पे ये ए क्या था जी हमारा एटम था, या क्या था इलेक्ट्रॉन था, इसको क्या मिली जी एनर्जी एच न्यू, और ये किस चला गया जी हमारे एक्साइटेड स्टेट, यार मतलब एक्साइटेड स्टेट। ये है जी स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या है जी ये, तो कर लीजिए जी इसको नोट फटाफट। कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी हमारे नेक्स्ट प्रोसेस को। नाम है जी स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या नाम है जी स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन को क्या करेंगे जी अच्छी तरह समझेंगे, तो पे बना लिया कुछ इस से, और क्या बना लिया जी यहाँ पे बिफोर स्पॉन्टेनियस एमिशन, आफ्टर स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो नाम है जी स्पॉन्टेनियस एमिशन, मतलब क्या हो रहा है जी कुछ एमिट होगा, बाहर निकलेगा। चलो जी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या था जी हमारा ग्राउंड स्टेट था, ओ सॉरी ये क्या था जी हमारा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ये क्या था जी हमारा ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे भी सेम हमारा क्या था जी ये एक्साइटेड स्टेट, ये क्या था जी हमारा ग्राउंड स्टेट। तो हमारे पिछले केस से जो एटम था वो कहाँ था जी हमारा एक्साइटेड स्टेट में था। क्या था जी एक्साइटेड स्टेट में था। तो दुनिया का कोई भी पार्टिकल एटम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता। ठीक है जी, ये एक प्रूवन फैक्ट है कि 10⁻⁸ सेकंड में वो क्या करता है जी वापस ग्राउंड स्टेट में आने की क्या करता है जी कोशिश करता है। तो 10⁻⁸ सेकंड तक ही वो क्या रहता है जी एक्साइटेड स्टेट में। और क्या होता है जी आफ्टर स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है जी यहाँ पे, वो जो हमारा एटम था वो कहाँ आ जाता है जी ग्राउंड स्टेट में, और क्या कर देता है जी एक फोटोन को क्या कर देता है जी रिलीज कर देता है। क्या कर देता है जी एक फोटोन को रिलीज कर देता है। तो दुनिया का कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता। 10⁻⁸ सेकंड में वो क्या करता है जी वापस आ जाता है। ठीक है जी, और क्या कर देता है जी जो एनर्जी उसके पास थी एक्साइटेड स्टेट वाली वो क्या कर देता है एमिट कर देता है। तो कुछ इस तरह से रहता है जी स्पॉन्टेनियस एमिशन। और याद रखना जो हमारी रेडियो एक्टिविटी है पूरी स्पॉन्टेनियस एमिशन पे बेस्ड है, क्योंकि मैंने बताया कि मैटर और हमारी जो लाइट है उसके इंटरेक्शन के कितने वेज हैं, सिर्फ तीन ही तरीके हैं। ठीक है जी, पहला था स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो जो स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है जैसे समझ लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह उस पर वर्क करते हैं। स्टिम्युलेटेड जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन है इस पर क्या वर्क करता है जी रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस। ठीक है जी, तो ये क्या है जी इसकी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक फोटोन जो है वो क्या हो गया जी हमारा एमिट हो गया। और बात करें इसकी इक्वेशन की, तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से रहती है कि यहाँ पे क्या था जी हमारा ए स्टार था, क्या था जी ए स्टार था
ने क्या एमिट कर दिया जी, ए प्लस एच न्यू, क्या एमिट कर दिया जी, ए प्लस एच न्यू, क्या कर दी जी, एनर्जी एमिट कर दी। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से क्या रहता है जी, हमारा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है जी, फोटोन यहाँ से क्या हो गया जी, निकल गया। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जो थर्ड वाला अभी हम करने लगे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, नाम है जी रेटेड एमिशन। क्या नाम है जी, सिम्युलेटेड एमिशन इसका नाम है। एमिशन लेजर का क्या नाम है जी हमारा, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब स्टिम्युलेटेड एमिशन क्या बनने वाली है जी, लेजर बनने वाली है। ठीक है जी, तो स्टिम्युलेटेड एमिशन का भी आपको बता दूं, तो यहाँ पे बना देते हैं जी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, सॉरी एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे भी बना देते हैं हम क्या जी, यहाँ पे हमारी एक्साइटेड स्टेट, और क्या बना देते हैं जी, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड, एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट। तो कुछ इस तरह से जो है हमने क्या कर लिया जी, हमारी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या कर लिया जी, बना। ठीक है जी, अब बात करें, एक तो तरीका था कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ था जी हमारा, ग्राउंड स्टेट में, तो हम क्या कर सकते थे, उस पर फोटोन मारते और वो क्या चला जाता जी, एक्साइटेड स्टेट में। एक तरीका था एक्साइटेड स्टेट से डायरेक्ट फोटोन कहाँ आ जाता जी हमारा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाता, ग्राउंड स्टेट में, और क्या निकल जाता जी हमारा, फोटोन। तो ये दो तरीके तो ये हो गए। तो दिमाग लगाइए कि तीसरा तरीका क्या हो सकता था, तीसरा तरीका क्या हो सकता था। तो फिजिसिस्ट बहुत ज़्यादा सोचा, क्योंकि दोनों पॉसिबल वेज हमने कर लिए थे, तो थर्ड पॉसिबल वे क्या था। तो स्टिम्युलेटेड एमिशन में जो थर्ड पॉसिबल वे था, उन्होंने क्या किया, इतनी प्यारी कहानी उन्होंने किया कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ था हमारा, ये एटम कहा था एक्साइटेड स्टेट में, उन्होंने एक्साइटेड स्टेट में वहां पे क्या किया जी, फोटॉन्स को मार दिया, और फोटॉन्स को मार दिया। और हमें पता है कि ये जो एटम या इलेक्ट्रॉन है 10⁻⁸ में वापस आ ही जाना है। तो अब क्या हुआ कि ये फोटॉन जैसे इस पे मारे, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ आ गया जी, वापस आ गया। 10⁻⁸ वाले को अगर भूल भी जाओ, ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो इससे फर्दर एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता, तो वो कहाँ आ गया जी, ग्राउंड स्टेट में। और हमें मिला कुछ ऐसा जो हमने कभी सोचा नहीं था। हमें मिले बच्चों दो फोटॉन्स। क्या मिले जी, दो फोटॉन्स, जो कि क्या थे, सेम फेस पे सेम फ्रीक्वेंसी पे मूव कर रहे थे, हाईली क्या थे, मोनोक्रोमेटिक, हाईली क्या थे, कोहेरेंट। हमने क्या कर दिया जी, लाइट को एम्पलीफाई कर दिया, उसकी इंटेंसिटी को क्या कर दिया जी, बढ़ा दिया, डायरेक्शनैलिटी को बढ़ा दिया हमने, मोनोक्रोमेटिसिटी को बढ़ा दिया, कोहेरेंसी को हमने क्या कर दिया जी, बढ़ा दिया। यहां से जन्म हुआ बच्चों, लेजर का जन्म हुआ, यहां से लेजर युग का जन्म हुआ, स्टिम्युलेटेड एमिशन से। ठीक है जी, तो देखो यहां पे लेजर की जो क्वालिटीज हैं, पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं हम। तो देखिए इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से रहने वाली है कि ए स्टार प्लस एच न्यू करोगे तो क्या मिलेगा जी, ए प्लस 2h न्यू मिल जाएगा। कुछ इस तरह से हमने क्या किया जी, यहाँ पे कहानी को क्या दे दिया जी, एक नाम दे दिया, कुछ जिक्र दे दिया। ठीक है जी, तो ये है जी हमारी स्टिम्युलेटेड एमिशन। क्या नाम है जी इसका, स्टिम्युलेटेड एमिशन। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये जो है कंसेप्ट रहता है जी हमारा। ठीक है जी, चलो जी बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ लेजर्स की बात। लेजर की बात अगर करें हम, ठीक है जी, तो लेजर को शुरू करते हैं। तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो पहले तो लेजर जो थी वो कैसे बनी जी, हमारी स्टिम्युलेटेड एमिशन से। तो लेजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है जी, इसकी चार प्रॉपर्टीज। क्या नाम है जी इसकी चार प्रॉपर्टीज का, एक तो क्या है जी, ये हाईली कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक है, क्या है जी, हाइड, इनकी क्या है जी, डायरेक्शनैलिटी है, और क्या है जी, हाईली क्या है जी, इंटेंस है। A laser is coherent, monochromatic, directionality it has and it has high intensity। ठीक है जी, तो वो यहां से आपको शायद हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें कि
लेजर में क्या जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उनकी अलग अलग क्या होती है जी, मोनोक्रोमेटिसिटी। क्या मोनोक्रोमेटिसिटी नहीं होती लेजर में? तो ऐसा नहीं है। क्या होती है जी, हाईली कोहेरेंट है, मोनोक्रोमेटिक है, डायरेक्शनैलिटी है, ठीक है उसमें, और क्या है जी, हाई इंटेंसिटी। और बात करें कुछ आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होते हैं जी, आइंस्टीन कोफिशिएंट एक होते हैं B12 इक्वल टू B1, कुछ इस तरह से एक प्रॉपर्टी रहती है। और एक रहती है जी हमारी कि यहाँ पे A21, एक का नाम है जी A12, सॉरी A12, ठीक है जी, और दूसरे का क्या नाम है जी हमारे B21, क्या नाम है जी B21, क्या नाम A21 है और क्या है जी B21 वैल्यू, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को कुछ भी लिख सकते हैं। तो पर इसको समझाने के लिए इज रियली गुड कि हम इसको ऐसे लिख लें, इसकी वैल्यू होती है जी 8πh/c। ये है जी हमारे आइंस्टीन कोफिशिएंट्स। यहाँ से भी वो क्या पता कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से जो है हमारे लेजर वाला पार्ट यहाँ पे रहने वाला है जी, ठीक है जी। बहुत 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 ज़्यादा क्या है जी इंपॉर्टेंट, क्या है जी, लेजर कोहेरेंट है, मोनोक्रोमेटिक है, डायरेक्शनैलिटी, और इसकी क्या है जी, हाई इंटेंसिटी, ठीक है जी। तो मिलते हैं जी आपको हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है जी। बहुत अच्छी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स सॉलिड स्टेट को अच्छी तरह पढ़ना, बहुत ज़्यादा क्या है जी स्कोरिंग है, जिससे क्या हो सकता है जी हमारा रैंक बूस्ट होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।